चलिए, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के ये दूसरे इम्पॉर्टेंट निष्कर्षण प्रोसेस को देखेंगे जो व्यापारिक स्तर पर होगा। और इसमें हम लोग नाइट्रिक अम्ल को निकालेंगे अर्थात नाइट्रिक अम्ल को बनाएंगे। लेकिन ये प्रायोगिक विधि नहीं होगी, बिल्कुल हैबर प्रोसेस की तरह ही यह भी एक व्यापारिक स्तर पे होगी। ये कोई प्रायोगिक विधि नहीं चलने वाली है। ठीक है, इसके हैबर प्रोसेस से इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन से मेरा मतलब है कि जो पिक्चराइजेशन इसमें है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आपको ये चाहिए कि पिक्चर को सीधे बनाना नहीं है। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ही अपने पास रखिए। पिक्चर के प्रोटोटाइप को अगर आप समझ लेंगे तो काम आसान बन जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को देखना है। हम अभी क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे जाल को जो आपके सामने दिख रहा है इसको 3 सेक्शन में लिखने वाले हैं, यानी पिक्चर को हम थोड़ा ख़राब करेंगे। इससे पहले थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं हम इसका और हम ख़राब करेंगे। इसको हम पहला सेक्शन बोल रहे हैं। इसका नाम है परिवर्तक कक्ष। माइंड यू, ध्यान रखते रहिएगा। इसको हम अपना सेकंड सेक्शन बोल रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकारक कक्ष। ठीक है, एक है आपका, और तीसरा है ये। इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, जिसका नाम हम अभी लिख देते हैं आपके सामने। इस भाई साहब का नाम है, पेन का साइज थोड़ा छोटा करते हैं, इस भाई साहब का नाम हम यहाँ लिख देते हैं अवशोषक कक्ष। जो बच्चे हैबर प्रोसेस पढ़े हैं वो सब समझ रहे होंगे कि हैबर प्रोसेस में भी हम लोगों को अमोनिया को सुखाना पड़ा था, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग नाइट्रिक अम्ल को सुखाएंगे। तो बेसिकली बात दरअसल ये हुई कि हम लोगों को नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 को निकालने के लिए कुल 3 प्रोसेस से होकर गुजरना है। पहला प्रोसेस किससे होकर गुजरेगा? परिवर्तक कक्ष से, दूसरा वाला ऑक्सीकारक कक्ष से, तीसरा वाला अवशोषक कक्ष से। तो एज अ टीचर हम आपको पहले कक्ष नंबर 1 पे लेके चलते हैं। कक्ष नंबर 1 आप जब देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को, तो इस तरफ से आप देखिएगा कि एक एरो बनाया गया है। इस एरो के बारे में लिख रहा है अमोनिया अनुपात ऑक्सीजन 1:10, अर्थात शुद्ध अमोनिया की मात्रा 1 इकाई होगी जबकि ऑक्सीजन गैस की मात्रा 10 इकाई होगी। इसी को 1:10 बोला गया है। अगर ये 10:1 हो जाता तो अमोनिया का 10 इकाई होता और ऑक्सीजन का 1 इकाई होता। यहाँ से अमोनिया और ऑक्सीजन को प्रवेश कराया जाता है। रास्ते में आप देख रहे हो आपको जिग जैग सा मिल रहा है, जैसे एक जाली मिल रही है। ये जाली और किसी चीज़ की नहीं है बल्कि प्लैटिनम की है। प्लैटिनम एक बहुमूल्य धातु है और साथ ही इसका तापमान भी बताया गया है जो लगभग 500 केल्विन है। कैसे बोलेंगे, आराम से समझिए। पहला चरण है परिवर्तक कक्ष का। परिवर्तक कक्ष में अमोनिया और शुद्ध वायु के मिश्रण को किसके अनुपात में? 1:10 के अनुपात में अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब इस कक्ष में प्लैटिनम की एक जाली लगी हुई होती है और ये जाली किसका काम कर रही है? उत्प्रेरक का। ध्यान रखेंगे बाबू, ये जाली किसका काम कर रही है बाबू? उत्प्रेरक का काम करती है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर अभिक्रिया होती है और किसकी अभिक्रिया होती है? अमोनिया की। किसकी अभिक्रिया होती है? टीचर बोला तुरंत बताना होगा ना। तो अभिक्रिया हो रही है NH3 की, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो यहाँ पर जो चरण की शुरुआत होती है उसी वक्त टीचर बोला कि अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों को प्रवेश कराया गया। तो ये दोनों तो बाहर में भी हैं, तो बाहर में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि अंदर में इन दोनों के साथ एक और चीज़ जुड़ गया जिसका नाम क्या है? प्लैटिनम। और इनके साथ एक और चीज़ जुड़ गया, वो क्या है? टेम्परेचर। और एक चीज़ बोनस के रूप में हम आपको दे रहे हैं, वो है दाब। 9 बार का, 9 बार का। अभिक्रिया शुरू होती है। जब ये अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है प्लस H2O। थोड़ा सा अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो 6H2O मिलेगा, 4NO मिलता है और ये 5O2 हो गया, ये 4 हो गया। याद रखना बहुत आसान है, 4 5 4 6। कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, डेल्टा H। एनर्जी कितनी होती है? माइनस का 24.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। फिर से माइनस का मतलब है रिलीज होना, एनर्जी निकलना। ठीक है,
हाँ, माइनस का 24.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। पहले चरण में क्या हुआ? सर कुछ नहीं। पहले चरण में यानी अभिक्रिया की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? परिवर्तक कक्ष से। होता क्या है? अमोनिया और शुद्ध हवा की मात्रा 1:10 के रूप में प्रवाहित की जाती है। सामने में उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम की जाली लगी होती है। टेम्परेचर 500 केल्विन रखा जाता है। 9 बार का दाब दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, अम्ल नहीं। ये जो एरो चल रहा है ये और कुछ नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड ही है। यहाँ पर भी लिख दिया गया है इक्वेशन को, नाइट्रिक ऑक्साइड ही है, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपके लिए हम अच्छे से यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन को, ठीक है। हाँ सर, चलिए यहाँ तक तो हो गया बात। इसके बाद क्या लिखता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो बाबू यहाँ से चला है, चलने के बाद अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो मेरे पास है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड के पास एक टेम्परेचर भी है, क्योंकि आप 500 केल्विन पर रिएक्शन करवाए थे। चरण 1 को याद रखिए, भूलिए मत। और साथ ही इसके पास एनर्जी भी है, देखिए 24.8 का। और उसके बाद ये कहाँ पहुँचा दिया जाता है? किसके पास पहुँचा जाता है? शीतलक के पास, है ना। ध्यान से बाबू, देखिए देखिए देखिए, हमसे कुछ मिस हो गया यहाँ पर, 1 मिनट। ना ना, ठीक ही तो है, हमको लगा ना कि हम फोटो थोड़ा गड़बड़ बता दिए, बिल्कुल सही था। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना बाबू, उसका टेम्परेचर हाई था। उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एक दूसरे कक्ष में प्रवेश कराते हैं, और इस कक्ष का क्या नाम है बाबू? शीतलक कक्ष। लेकिन हम इसको खंड 2 नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसका रिलेशन इसी खंड से चल रहा है। परिवर्तक कक्ष के बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमको मिलता है NO, उसको किसके पास पहुंचाया गया है? शीतलक कक्ष के पास। तो शीतलक कक्ष में देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है, अंदर का ताप 150 डिग्री तक कम हो जाता है। 150 का मतलब बाबू, इसको आप ऐसे समझिए कि लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ये रिड्यूस कर जाता है, टेम्परेचर नाइट्रिक ऑक्साइड का कम कर देता है। और उसके बाद उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग किसके पास भेज देते हैं? ऑक्सीकारक कक्ष के पास, जहाँ पर अभिक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है। सही है। अभी अभिक्रिया के दूसरे चरण में क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। अभिक्रिया में आप, अगर आपको पहले चरण का, आप देखो फोटो नहीं देखना है, अब आपको सिर्फ मेरी बात को सुननी है। अभिक्रिया के पहले चरण में वो जो ऑक्सीजन आया था 10 इकाई के रूप में, वो ऑक्सीजन तो अभी भी इस पूरे चैम्बर में घुसा हुआ है। उस ऑक्सीजन को जब हम ऑक्सीकारक कक्ष में लाते हैं, कौन है ऑक्सीकारक कक्ष? यही तो है ऑक्सीकारक कक्ष। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला और पहले से जो मौजूद है ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्शन किया। दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, उसके लिए हम यहाँ पर उसका इक्वेशन आपको सामने लिखने का कोशिश करते हैं। तो क्योंकि पहले वाले रिएक्शन के पहले चरण से नाइट्रिक ऑक्साइड बनकर आया और वहीं से ऑक्सीजन भी इसमें प्रवेश कर चुका था, तो अभिक्रिया जब हुई तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? 2NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो अभिक्रिया के पहले चरण से जो परिवर्तक कक्ष में कराई जाती है, तब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। लेकिन जब वही नाइट्रिक ऑक्साइड को टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए शीतलक कक्ष, देखिए बाबू शीतलक कक्ष का फोटो ध्यान दीजिएगा, है ना, ये शीतलक कक्ष है। तो जब उसको शीतलक कक्ष से होकर गुजारा जाता है, तब ये अब ऑक्सीकारक कक्ष में पहुंचती है, जहां उसी नाइट्रिक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, तब नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बनते हैं। और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऑक्सीकारक कक्ष से सीधा कहाँ भेज दिया जाता है? अवशोषक कक्ष में। ये अवशोषक कक्ष है बाबू, ये जो बना हुआ है। 1 मिनट, इस पर थोड़ा पेन चला दें, शायद ब्लर हो रहा है। हाँ, ये कुछ नहीं है, पानी की फुहार है। ये डॉट डॉट देख रहे हो ना, ये पानी की फुहार है, जल गिर रहा है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें पहले से था, तो दोनों के बीच में हो गया रिएक्शन, तो HNO3 बन गया। क्या बन जा रहा है? HNO3। तो उसका भी रिएक्शन यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको उससे ध्यान रहेगा। देखिए सर, रिएक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। 3NO2, कहाँ से आया NO2? ऑक्सीकारक कक्ष से। एकदम आराम से बात को सुनोगे ना, कभी भारी नहीं लगेगा। ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीकारक कक्ष से। इसकी अभिक्रिया किससे करा दी जा रही है? जल से। जल कहाँ से आया? सर अभी तो आप बताए, ऊपर में फुहार से गिराया जा रहा है जल। तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना? 2HNO3 किस रूप में बना? एक्वस, जल के रूप में, प्लस थोड़ा सा NO। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आप देख सकते हो यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अब देखो बाबू, नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकाला जाएगा तो बर्बाद ना हो गया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा से हम लोग अपने अभिक्रिया में शामिल करेंगे, फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकारक कक्ष में।
अब फिर से ये अभिक्रिया को लगातार चलाएंगे ताकि छोटे से छोटे सब्सटेंस की भी बर्बादी ना हो और उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए, है ना। दिलचस्प लगा। फिर से एक बार बात करते हैं, फिर से एक बार, है ना। चलो एक बार और देखते हैं क्या क्या बात बोला गया। फिर से देखो फोटो को, एकदम इत्मीनान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। एक मिनट हम इसको ऐसा नीचे कर दें ताकि हम आपको फ़ोटो को दोबारा से समझा सकें। तो बनाने का जैसे ही क्रम शुरू होगा बाबू, आपको ध्यान रखना है। किस बात पे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस पूरे अभिक्रिया को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला वाला भाग कौन सा होगा? परिवर्तक कक्ष। दूसरा वाला भाग कौन सा होगा? ऑक्सीकारक कक्ष। तीसरा वाला भाग कौन सा होगा? अवशोषक कक्ष, है ना। परिवर्तक कक्ष में अमोनिया और शुद्ध हवा का अनुपात कितना होगा? 1:10। जब ये अमोनिया अंदर जाएगी, NH3 अंदर जाएगी और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन कुछ नहीं होगा अनलेस जब तक ये प्लैटिनम की जाली ना मिले। इसलिए यहाँ पर प्लैटिनम की जाली रख दी गई। ओके, तो प्लैटिनम हो गया। साथ ही कुछ तापमान रख दो, तापमान 500 केल्विन रख दिया। इसके साथ ही थोड़ा सा दबाव रख दो 9 बार का। तब क्या होगा? 4 5 4 किसका निर्माण होगा? NO। और साथ में किसका निर्माण होगा? 6 किसका? 6 भाग किसका? O2 का। हो गया यहाँ पर रिएक्शन खत्म। इसका निर्माण हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए, इसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, और O2 भी बन गया। सही है, सॉरी मतलब O2 नहीं है, H2 है। H तो गायब हो गया मेरे रिएक्शन में। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, साथ में कौन बन गया? 6H2O। एक और चीज़ हमको क्या पता चला? ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। कितना? माइनस का 24.8 किलो कैल प्रति मोल ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये एनर्जी लेगा तो यहाँ से जो निकला, कौन निकला भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड। वो बहुत उच्च ऊष्मा के साथ है, उच्च एनर्जी के साथ है, इसलिए उसको हम लोग एक शीतलक कक्ष में लेकर के गए, ठंडा करने वाले कक्ष में। और ये कितना से कितना ठंडा करता है? लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है। किसको? नाइट्रिक ऑक्साइड को। चलिए भाई, ये भाई साहब ठंडा हो गए। क्लियर? हाँ, 150 से 200 डिग्री तक ठंडा कर देता है। क्लियर है? 150 से 200 डिग्री तक ठंडा किया। ठंडा करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ पहुँचाया गया? ऑक्सीकारक कक्ष में। जाहिर सी बात है, नाम ऑक्सीकारक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा ऑक्सीकारक कक्ष में, जो मेरा दूसरा चरण है बाबू, भूलिएगा मत, ये सेकंड चरण चलेगा, है ना। तो रिएक्शन जब इनका होगा तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला वो पुनः ऑक्सीकारक कक्ष से किसमें? अवशोषक कक्ष में पहुंचाया जाएगा। कौन से कक्ष में? अवशोषक कक्ष में। और अवशोषक कक्ष में पहले से ही पानी गिराया जा रहा है, क्योंकि पानी से ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करानी है हमको। ओके, तो जब अवशोषक कक्ष में ये हुआ, अवशोषक कक्ष में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुंचता है, जो कि पहले से अभी अभी बना था ऑक्सीकारक कक्ष से। ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड जो बना, ये जल के साथ रिएक्शन करेगा। जल वही जिसको फुहार के रूप में हम गिरा रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल, यानी 2HNO3। और ये AQ लगाएंगे क्योंकि ये है एक्वस, द्रव रूप में। अब प्लस में NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा वो गैस स्टेट में होगा, इसलिए वो उड़ जाएगा। अभिक्रिया को थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, और अपनी तस्वीर में आप देखोगे, यहाँ पर देखो नाइट्रिक ऑक्साइड ऊपर में एक पाइप जैसा बना दिया। इसका मतलब क्या है कि वो पाइप घूम करके दोबारा से इस अभिक्रिया में शामिल होगा। दोबारा से वो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके HNO3 बनाएगा। उस HNO3 को हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बनेगा तो उसे फिर से राउंड अप कराया जाएगा, वापस अभिक्रिया में शामिल कराया जाएगा। व्यापारिक स्तर पर ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूटिलाइज हो सके। ये व्यापारिक स्तर में हमको देखने के लिए मिलता है प्रायः। ठीक है, आइए इनके शब्दावली को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? शब्दावली को देखते हैं। तो आप ये लाइन एक जोड़ लीजिएगा, जो भी हम आपको शुरुआत में बोल रहे हैं कि ऑस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल को व्यापारिक स्तर पर बनाया जाता है और ये अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। ये जो शब्द अभी हम बोला, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा सबसे पहले सेक्शन में लिखिएगा परिवर्तक कक्ष में होने वाली अभिक्रिया। ध्यान है, परिवर्तक कक्ष
बिल्कुल ये जो इस तरह से चैम्बर था बना हुआ प्लैटिनम की जाली वाला। यस। क्या लिखता है, परिवर्तक कक्ष में अमोनिया और शुद्ध वायु का मिश्रण 1:10 के अनुपात में लिया जाता है, जैसा कि आप अभी फोटो में देखे। और इस कक्ष में प्लैटिनम की एक जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का काम करती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये रिएक्शन हम आपको अभी लेक्चर के दौरान बताए थे बाबू, और एक बार प्लीज़ वीडियो को सही से देख लो, उसके बाद ही इसको देखो। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो कहाँ लेकर के जाते हैं उसको, शीतलक कक्ष में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के तापमान यहाँ से पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को परिवर्तक कक्ष से सीधा शीतलक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ उसके तापमान को 150 से 200 डिग्री तक कम किया जाता है। और उसके बाद अभिक्रिया का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। और वो दूसरा चरण कहाँ होता है, ऑक्सीकारक कक्ष में, जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड NO की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और ये रिएक्शन भी थोड़ा देर पहले हम आपको अभी डिस्कस किया था। ठीक है। ऑक्सीकारक कक्ष में नाइट्रोजन ऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवेश कराया जाता है। ऑक्सीकरण कक्ष जहाँ 2NO2 बन गया था, उसके बाद हम इसको अवशोषक कक्ष में लेके जाते हैं। बाबू, अवशोषक कक्ष वही था जहाँ से हल्का हल्का फुहार पानी का गिराया जा रहा था, ताकि मेरा जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया कर सके और नाइट्रिक अम्ल बना ले। लेकिन नाइट्रिक अम्ल तो बनता है, साथ में नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाता है ना। जल के फुहारे से कराई जाती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल एवं नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड बोल रहे हैं, वो भी बनता है। और ये रिएक्शन है, और रिएक्शन भी हम आपको बताया था अभी। अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल के अतिरिक्त कुछ मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि आप यहाँ देख रहे हो, बनते हैं, जिसे पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाता है। पुनः चक्रण का मतलब एक बार आ जाओ फिर से चक्कर लगा के आओ, बिल्कुल वैसे ही शीतलक कक्ष, देन ऑक्सीकारक कक्ष, उसके बाद अवशोषक कक्ष, और फिर से तुम बनो, अब फिर बचे तो फिर जाओ फिर आओ, यानी ये बार बार आपको दोहरानी होगी। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल, ये जो HNO3 प्राप्त हुआ है, प्राप्त नाइट्रिक अम्ल को सुखाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा बाबू, हैबर प्रोसेस के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं। और H2SO4 के बारे में लिखा हुआ है, यह एक उत्तम अवशोषक है। तो P ब्लॉक एलिमेंट के चैप्टर में एक प्रश्न यह भी आता है कि H2SO4 एक अच्छा अवशोषक है, उत्तम अवशोषक है ना, फिर भी इसका उपयोग हम लोग हैबर प्रोसेस में अमोनिया के निर्माण में अवशोषक के रूप में नहीं करते। ऐसा क्यों? तो जवाब होगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो H2SO4 होता है, वो अमोनिया से अभिक्रिया कर लेता है। हम बोले कि H2SO4 जो होता है वो अमोनिया से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना लेता है। ध्यान रखोगे बाबू, हम क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया करके अमोनियम सल्फेट, 2 लगाए आगे, उतना खतरनाक सा। अब ये क्योंकि अमोनिया के अस्तित्व को ही बिगाड़ दे रहा है ना सल्फ्यूरिक अम्ल, हम निकाल रहे थे अमोनिया, सुखाने के चक्कर में अमोनिया चला गया, अमोनियम सल्फेट बन जाता है। इसलिए हम कभी भी अमोनिया को सुखाने के लिए अवशोषक के रूप में H2SO4 का इस्तेमाल ना करके कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं। लेकिन नाइट्रिक अम्ल में दिक्कत नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल में H2SO4 के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ हम 98% तक सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लिखाया था कि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी अभिक्रिया हमेशा पूर्ण नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि अवशोषक कक्ष जहाँ पर पानी की फुहार गिर रही थी, वहाँ संपूर्ण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल के साथ संयोजन नहीं हो पाता है। यानी सब जल के साथ संयोजन नहीं करते, ये सब के साथ नहीं हो पाता है। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नहीं हो पाता। फलतः अवशोषक कक्ष में प्राप्त नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 प्राप्त होता है के साथ कुछ मात्रा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रहता है। यानी ये जो आपको HNO3 मिला वो कुछ रूप में NO2 से मिला हुआ रहता है, जिससे नाइट्रिक अम्ल का रंग भूरा हो जाता है, और इसे ही सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। मिलाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ और नहीं बल्कि HNO3 + NO2 है। क्या बना इस बात का मतलब ये हुआ बाबू कि अवशोषक कक्ष में क्या हुआ था, पानी की फुहार गिर रही थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन कर लिया था, रिएक्शन करके क्या बना रहा था, HNO3 बना रहा था। तो ये जो HNO3 बना
उसके साथ एक चीज़ और बना जिसका नाम था NO। तो वो NO को तो आप बाहर निकाल लिए, लेकिन इसमें पूरे के पूरे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, हम यहाँ पे आपको वीडियो में ही दिखाएंगे ना, तभी फोटो अगर है ना, कहीं पर हम लेक्चर तो बकबक कर रहे थे यार, फोटो गायब हो गया। चलो भाई कहाँ हो, आ जाओ जल्दी से। यस यस, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड आप देख रहे हो जो जल के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से ये NO2 जल के साथ सब रिएक्शन नहीं करते, कुछ रह जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ रहते हैं हमेशा, और इस वजह से नाइट्रिक अम्ल का रंग चेंज रहता है, और वो रंग कैसा हो रहता है, भूरे रंग का रहता है। अब भूरा रंग होने के वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा है, सधूम नाइट्रिक अम्ल। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिएगा। ठीक है, इसका नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए। गुड लक।